चलो, वेलकम बैक। हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने ये भी पढ़ा था कि कंपनीज के लिए मैंडेटरी होता है ये स्टेटमेंट बनाना, एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपका कैश का फ्लो दिखा दे कि कैश कहाँ से आया और कैश कहाँ गया। उसमें फिर हमने बोला कि इसके लिए बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जितनी भी एक्टिविटीज है उनको आपने कैटेगराइज करना पड़ेगा कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है। फिर उसके बाद हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना ये आपको AS3 बताएगा। ये आपको AS3 बोलता है कि इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे बनाते हैं। तो उसमें ये बोलता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले हम निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। इसको डिटेल में करेंगे बट अभी आप इतना याद रखो, मेजर हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें कैश कितना आया, उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है। उसके बाद करेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये तीनों निकालेंगे हम। हम्म। टोटल कैश फ्लो फ्रॉम ऑल द एक्टिविटी। ठीक है ना, जो ऊपर से है। ठीक है ना, ये तीनों का टोटल करके इसको करेंगे हम ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो उसका टोटल आएगा वो हमारा होना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा ऑपरेटिंग से आया कैश 100 रुपीज। ठीक है, हम्म। मेरा ऑपरेटिंग से 100 आया, इन्वेस्टिंग में मेरा 50 यूज होगा तो ये माइनस होगा, ये नेगेटिव हम्म। फिगर आएगी। फाइनेंसिंग से मेरे 30 रेज कर लिया, तो नेट इम्पैक्ट क्या आया पूरे साल में, 100 रुपीज का यहाँ से आया, 30 का यहाँ से आया, कितना हुआ 130। उसमें से 50 यहाँ यूज हो गया, 130 माइनस 50 कितना होता है 80। हम्म। तो पूरे साल में चेंज होगा 80। अगर मेरा ओपनिंग 20 है तो मेरा क्लोजिंग कितना आना चाहिए 100। इस तरीके से आप देखोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक और फायदा भी निकला, आपका पूरा रिकंसिलेशन होता है कैश का कि कैश कहाँ से आया और कहाँ गया और बैलेंस बना। अगर आपका क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट बराबर निकला बैलेंस शीट की वजह से, इतनी सब आपका ठीक है और पूरा पता भी चल जाएगा भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितना कैश फंसा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना आया। इन तीनों का टोटल कर दिया तो वो आया 80, उसको आप ओपनिंग ऐड करते हो 20 और वो आपका आएगा क्लोजिंग 100। ठीक है। अब इसमें एक और चीज ख्याल रखना है, जैसे हम खाली लिखते हैं कैश फ्लो, मैंने आपको कैश फ्लो बोला। अब फ्लो आपने पढ़ा दो चीजें हो सकती है, इनफ्लो हो सकता है, फ्लो और फ्लो। आउटफ्लो हो सकता है। तो जब आप यहाँ पे लिखते हो पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सारी से लिखोगे, उसके बाद अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आज आप बोलते हो कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। और अगर ओवरऑल फिगर नेगेटिव आई तो आप लिखते हो कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऊपर मेन वाली हेडिंग में तो ये लिखते हो, पर नीचे टोटल करते हो, अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव रहने देते हो, अगर नेगेटिव आया तो माइनस में दिखाते हो, माइनस में बाहर दिखा दो ताकि फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ऐसे दिखा दो। ठीक है। तो माइनस में आप दिखाओगे दैट मीन्स आउटफ्लो, या आप लिख दोगे आउटफ्लो, या अगर फ्लो लेकिन माइनस लिख दोगे तभी मतलब हो गया कि ये आउटफ्लो है। ठीक है। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, डिटेल में सीखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे बनाएंगे और कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग कैसे बनाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग कैसे बनाएंगे। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको दोबारा से फोकस करो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब हम सीखेंगे, हमने पढ़ा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, हमें अच्छे से आइडेंटिफाई करना आया, हमें यह भी आइडेंटिफाई करना आया कि कोई इनफ्लो है या कोई आउटफ्लो है, वो भी हमें करना आया। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है ये सीखने के लिए कि ये कैसे बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है इस चैप्टर का वो ये है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके दो मेथड है, क्या है, दो मेथड है निकालने के, एक डायरेक्ट मेथड है और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है। एक डायरेक्ट मेथड है
और दूसरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड है। क्या निकालने के लिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग। से कितना कैश आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कितना क्या? चेंज हो गया, सॉरी कितना कैश आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, या कितना कैश यूज हो गया, आउटफ्लो हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इसको निकालने के दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बहुत आसान मेथड है, बट रिकमेंडेड मेथड जो बोला जाता है AS3 का कि आपने कौन सी मेथड से बनाना है, वो रिकमेंड करता है कि आप इनडायरेक्ट मेथड से बनाओ। तो जो मुश्किल मेथड है उसी से हमने सीखना है, ठीक है। और वो मुश्किल भी है, और वो ही उसी तरीके से बनाते भी है कंपनी, ठीक है। बट डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड बहुत आसान है। डायरेक्ट मेथड बोलता है आप लिखो पहले कैश इनफ्लोज, क्या लिख लो, कैश इनफ्लोज, फिर लिख लो कैश आउटफ्लोज। इनफ्लोज आपको कहाँ से आएंगे, अगर आपने कैश सेल कर दी, हम्म। अरे सेल कैश कर दिया तो दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो वहां से इनफ्लो आएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, है ना, हम्म। कैश रिसीव्ड फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, है कि नहीं। तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट मेथड से यहां यहां से कैश आया, इसको टोटल किया, इसमें से लेस करो कैश आउटफ्लो, ये रिसीट्स आ गई, ये पेमेंट्स आ गई। कैश पेमेंट्स कहां पे आपको गई, कैश परचेजेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। उसके बाद जो भी आपके ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैश में पे कर लिए, सैलरी पेड कैश में कितना कर लिया पे, रेंट पेड, इनकम टैक्स पेड, वो सारा लेस कर दिया, इसको टोटल किया, 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 इन सब का इतना आया, उसको माइनस कर दिया, ये उसको माइनस कर दिया, तो नेट आपको निकलेगा कैश इनफ्लो ओब्लिक आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड बहुत आसान है। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को आप आइडेंटिफाई करो क्या क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उसमें देखो कहां से कैश है उनको पहले लिखो, और कहां कैश गया उनको नीचे लिखो, प्लस माइनस माइनस करके फिर आपको जो फिगर आएगी वो या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा। समझ आई बात। हम्म। तो डायरेक्ट मेथड है ना, डायरेक्ट मेथड कैसे हो गया कि डायरेक्टली आप फिगर्स निकाल देते हो कि भाई डेटर से कितना पैसा आया, कैश में कितनी सेल कर दी, और कुछ अगर ऑपरेटिंग नॉर्मल यही तो होते हैं, डेटर होता है या आपको ऐसे सेल होती है, ठीक है ना। फिर पेमेंट कहाँ पे गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो आपको पता है जो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वहां पे जो कैश गया, आप स्टार्ट करो ट्रेडिंग अकाउंट से, परचेज में गया हो सकता है, वेजेस गया हो सकता है, कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस गया होगा, सैलरी गया होगा, रेंट गया होगा, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने कर दिए, जो जो आपने कैश में किया वो पूरा लिख लो, और आपको निकलेगा नीचे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बहुत आसान है, आसान है मुश्किल है। यस सर, आसान। इसी तरह से इन्वेस्टिंग में आ जाओ। इन्वेस्टिंग में सबसे पहले लिखो कि भाई कैश कहां से आया, अगर आपने कोई सेल कर दिया होगा फिक्स्ड एसेट, या कोई इन्वेस्टमेंट बेची होगी, वहां से कैश आया होगा। गया कहाँ होगा, कोई एसेट खरीदा होगा, और कोई क्या बोलता है कोई इन्वेस्टमेंट परचेज की होगी, वहां से माइनस होगा, तो फिर निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। फिर फाइनेंसिंग में देखो ऐसे ही डायरेक्टली कि भाई कैश कहाँ से आया, शेयर इशू कर दिए, डिबेंचर इशू कर दिए, लोन ले लिया, वहां से कैश आया होगा तो इनफ्लो हो गया। फिर गया कहाँ होगा पेमेंट, आपने डिबेंचर रिडीम किए, आपने डिविडेंड दे दिया, आपने इंटरेस्ट पे कर लिया, आपने लोन रिपे कर दिया, वो आउटफ्लो हो जाएगा, माइनस करके आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग आएगा। तो डायरेक्ट मेथड में जो है बहुत आसान है निकालना, जहां तक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग की बात है। और जो इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है वो दोनों तरीकों में, चाहे डायरेक्ट मेथड है इनडायरेक्ट मेथड है, दोनों में सेम तरीके से निकाल जाता है। बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश निकालना के दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेथड आपको समझ आया, डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, पहले देखते हैं रिसीट कहां से आया, फिर देखते हैं पेमेंट कहां से आया। बट जो इंपॉर्टेंट है और जो मुश्किल है वो है इनडायरेक्ट मेथड से आपको निकालना पड़ेगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे है, ये आप इंपॉर्टेंट है। नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड ऑन इट। व्हेन आई से फोकस, मेरा मतलब क्या होता है, चौकन्नेर। चुप करना रहना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये अच्छे से समझ आया तो ये चैप्टर बिल्कुल आसान है, अगर ये आपको मुश्किल लगा तो फिर आपको पूरा कैश फ्लो मुश्किल लगेगा, ठीक है। हम्म। इसके लिए मैंने एक और लेक्चर रखा है, वो शायद मैंने इससे जो मैं आज पढ़ाऊंगा इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया है, तो वो मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था, मैं भेज दूंगा बाद में आप लोगों को, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी उसको जरूर देख लेना। बट अगेन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है।
इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दोनों मेथड से सेम निकलेगा, ये बात याद रखना, क्योंकि अगर सेम नहीं निकला तो गलत बात है ना। अगर मैं बोलूंगा एक मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मेरा कैश 100 आएगा, मैं अगर किसी और मेथड से भी करूंगा आंसर 100 आना चाहिए नहीं आना चाहिए। हाँ। आप मैथ्स का कोई क्वेश्चन करते हो, आप एक फॉर्मूला यूज करते हो, आंसर एक्स आता है, आप कोई और मेथड यूज करो, आंसर तो एक्स ही आएगा ना। फर्क इतना होता है वो एक मेथड होता है या दूसरा मेथड। सिमिलरली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चाहे आप डायरेक्ट मेथड करो या इनडायरेक्ट मेथड करो, आंसर सेम आना चाहिए। बट अब मेथड दो है, एक तो डायरेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट करने में आसान है, मतलब मैं आपको बोलूंगा ये फिगर डायरेक्ट कर लो तो आसान है, बट डायरेक्ट निकालना जो होता है वो रिकमेंडेड नहीं होता। रिकमेंडेड मेथड जो है वो है इनडायरेक्ट मेथड से निकालना। अब देखो इनडायरेक्ट मतलब क्या हो गया कि यहाँ डायरेक्टली वो चीज नहीं होती है कि कैश फ्लो पहले इनफ्लो लेते हैं फिर आउटफ्लो लेते हैं, ऐसा नहीं है। तभी तो इनडायरेक्ट है ना, कि डायरेक्टली नहीं लिख रहे कि भाई यहाँ से कैश आया यहाँ से कैश आया, कुछ और तरीके से हम गेम खेलते हैं। वो गेम क्या खेलते हैं वो देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बेस लेते हैं कि जो मेरे को नेट प्रॉफिट आया, जो मेरे को नेट प्रॉफिट आया उसको बेस ले लो। तो मैं सिंपल करता हूँ, कैश फ्लो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए मैं लिखता हूँ सबसे पहले नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। फोकस करो, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। मेरे को क्या चाहिए, मुझे ये बताओ मेरे को क्या चाहिए। इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। मुझे सिर्फ इतना देखना है कि मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेट हम्म। गोल क्या है, मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है कि मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो हुआ है या कैश आउटफ्लो हो गया, कितना हुआ है वो मुझे जानना है। जो मेरा डायरेक्ट मेथड था वहां पे मैं सीधे बोल रहा था कि भाई मैं स्टार्ट करूंगा मेरे को कितना कैश आया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, मैं देखता मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी जहां से मेरे को कैश आ सकता है, मेरा सेल हो सकता है, मेरे को डेटर से पैसा आ सकता है या मेरे को बिल्स रिसीवेबल से पैसा आ सकता है, मेजरली यही तीन से आ सकता है। तो मैं पहले इन तीन को लिखूंगा, फिर पेमेंट्स लिखूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। आई वाज स्टार्टिंग विद द ट्रेडिंग अकाउंट, बोलता था यहाँ पे कैश गया होगा, परचेज इतना कैश में किया, क्रेडिट पे परचेज वाला नहीं लिखूंगा, कैश परचेज में इतना गया, क्रेडिटर को इतना दिया, वेजेस इतना पे कर लिया, डायरेक्ट एक्सपेंस फ्रेट इतना पे कर लिया, सैलरी इतना दे दिया, रेंट इतना दे दिया, स्टाफ वेलफेयर इतना हो गया, जनरल एक्सपेंस इतना हो गया। दिस इज ऑल माय कैश एक्सपेंसेस। व्हेन आई सब्ट्रैक्ट देम फ्रॉम द इनफ्लोज आई विल गेट द फिगर ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट इनडायरेक्ट मेथड में हमने स्टार्ट कहां से किया, नेट नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट। ईयर। आप बोलोगे कि नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्या लेना देना है, ये अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं जरा एक काम करता हूं, मैं साइड से पहले एक काम करता हूं जिससे मेरे को आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा समझाना। मैं उस चीज को लिख देता हूं। मैं यहाँ पे बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। मैं सारी कोशिश करता हूँ मैं वहां पे भी आ जाए इसका, यहाँ पे जगह नहीं है तो। चलो यहाँ ही बताओ, विजिबल है सबको। यस सर। ट्रेडिंग अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने दोनों एक साथ बना दिए। ठीक। मुझे मोटा मोटी बता दो, मैं मोटे मोटे मेजर मेजर हेड्स लिखूंगा यहाँ पे, ज्यादा नहीं लिखूंगा, ठीक है। फोकस स्ट्रोक प्लीज। अगर ये समझ आएगा तो बिलीव मी आपको चैप्टर बहुत आसान लगेगा। टू ओपनिंग स्टॉक, यस परचेज। टू परचेज, यस सर। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट। बाय बाय सेल। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू जीपी, यस सर। बाय जीपी। मैं यहाँ पे कुछ इनकम लिखूंगा, मेरे को वो चाहिए, ठीक है ना। बाय डिविडेंड, मेरे को डिविडेंड आया, ठीक है। टू सैलरी,
to rent, to depreciation, to interest, to general expense, मतलब to admin expense, to net profit। ऐसे ही बनाते पीएनएल और ये ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। साहिबा बेटा ऐसे ही बनाते? यस सर। ऐसे। साहिबा बेटा ऐसे ही बनाते ना? यस सर। अब देखो, मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आप बोलते हैं कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लेते हैं कि भाई कैश सेल कितना आया, है कि नहीं? यस सर। और कोई कैश मतलब डेटर से कितना आया? सर आपने तो वो बेस ही नहीं लिया। सर हम लेते हैं ना पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कहां से आया, लेस करते ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश कहां पे गया, तो प्लस माइनस करते वो तो किया नहीं। अब मैंने शुरू ले लिया, मैंने बोला आप ये फिगर ले लो, ये फिगर ले लो, इसको मैं स्टार्टिंग पॉइंट बनाता हूं, इसको मैं स्टार्टिंग पॉइंट बनाता हूं फॉर व्हाट पर्पस? टू फाइंड द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अब मुझे बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मेरे को यहां से निकालना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आया। तो आपको कुछ समझ आ रहा है कैसे पहुंचे कि हम कितना कैश आया होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से? डू नॉट लुक एट द बुक, जस्ट यूज योर लॉजिक्स। सर मेरे जो को प्लस किए होंगे वो माइनस करेंगे और जो माइनस किए होंगे वो प्लस करेंगे। क्या माइनस किया होगा, क्या प्लस किया होगा जो माइनस करना है? माइनस किया होगा ही सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन और क्या लिखा है, जनरल एक्सपेंसेस, ये करेंगे हम वापस इसको ऐड माइनस और करेंगे, प्लस। उससे क्या होगा? हम अपनी फिगर पे पहुंचेंगे ना कौन सी वाली फिगर पे बेटा? कि हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो पहला जो हमें लेना था वो कितना आ गया हमारा। उस पहला आएंगे फिर उस पे क्या करेंगे? मैं पहला बोल तो रही मैं हूँ। सीधे सेल लूंगा ना बेटा। हाँ। मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल है, मैं यहाँ से मैं ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल और बैलेंस शीट से बना रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग बैक टू द कैश बुक, आई एम नॉट गोइंग टू द कैश बुक। मैं कैश बुक बनाता हूँ, मेरे लिए आसान होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आया, कैश गया, अल्लाह अल्लाह खैर चला। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। मैं ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल और बैलेंस शीट को लेके मैं बनाना चाहता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नाउ मैंने आपको हिंट दे दिया कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट है, और मेरे को जो नेट प्रॉफिट आया है इसमें मेरे को क्या हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का खर्चा भी गया है, नॉन ऑपरेटिंग का भी खर्चा गया है, ऑपरेटिंग इनकम भी गया है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी गया है। मेरे को पूछना है कि ऑपरेटिंग से कितना कैश आया होगा, ऑपरेटिंग से कितना प्रॉफिट आया होगा, वो मुझे ढूंढना नहीं है। आई एम कंसर्न अबाउट द कैश फ्लो। मेरे पास कैश कितना आया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, नॉट कि मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया। यू नो माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज एबिट, पढ़ा था हमने। हाँ हाँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो मेरे को यस पता सर। था यार इसमें से क्या करूंगा मैं, जो इंटरेस्ट और टैक्स है वो ऐड बैक करूंगा, मैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा, दैट्स माय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट आई वांट टू नो द कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मेरे को कैश में कितना प्रॉफिट आया, मेरे को कैश में कितना रियलाइज हो गया, मेरा जो प्रॉफिट कमाया वो कैश में मेरे को कितना रियलाइज हो गया, वो मुझे निकालना है। अब देखो, मैं एक ट्रिक बोलूंगा उसको आपने समझना है, तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। एज्यूम करो, एज्यूम करो, एज्यूम करो, अभी बोल रहा हूं, एज्यूम करो कि ये सारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मेरे को जब मैं बोलता हूं एज्यूम, मैं ऐसे समझाऊंगा इसको। मैं जब बोलता हूं कि मेरा नेट प्रॉफिट इतना आया, मेरा जो नेट प्रॉफिट इतना आया, नॉर्मली क्या होता, अगर मैंने आपको शायद उस दिन भी बोला था, अगर मेरे को 2 लाख का ओपनिंग बैलेंस था कैश और मेरे को 8 लाख का प्रॉफिट आया इस साल, मेरे को क्या फील आता है नॉर्मली कि 2 लाख का मेरा ओपनिंग बैलेंस था, 8 लाख मैंने प्रॉफिट कमाया, तो मेरे पास कैश कितना होना चाहिए? क्या हमें लेमन लैंग्वेज में फील आता है? सर मेरे पास कैश 10 लाख होना चाहिए, यही मेरा फील आता है। यस सर नो? नॉर्मल क्या बोलता है कि भाई अगर मेरे पास पुराना 2 लाख का कैश था, इस साल मैंने 8 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया, तो मेरे पास 2 + 8 10 लाख कैश होना चाहिए ना। लेमैन बंदे को जिसको अभी कॉमर्स का ज्यादा पता नहीं, जिसको अकाउंटिंग का ज्यादा पता नहीं, वो तो यही बोलेगा कि मेरे अगर स्टार्टिंग में कैश 2 लाख था और इस साल मैंने 8 लाख कमाया, तो मेरा तो 10 लाख कैश होना चाहिए। इज टेकन बाय सरप्राइज व्हेन ही सीइंग द बैलेंस शीट कि वहां पे 10 लाख का कैश नहीं है।
बिकॉज उसको ये नहीं पता है कि ये 10 लाख के कैश में मेरा तो प्रॉफिट था, बट हो सकता है कि कुछ पैसा जो है मेरे को प्रॉफिट अभी रियलाइज नहीं हुआ, बिकॉज मैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहा हूँ, मैं कैश बेस्ड पे नहीं बना रहा हूँ, मैं कैश बेस्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो नहीं करता हूँ, मैं एक्रूअल बेस्ड कर रहा हूँ। तो अगर मैंने सेल कर दिया किसी बंदे को, वहां से मैंने प्रॉफिट कमाया, मैं उस प्रॉफिट को इनकम मानता हूँ, इररेस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि उसने मुझे अभी तक पैसा दिया कि नहीं दिया, क्योंकि वो हो सकता है मेरे पास डेटर हो। मैं अगर परचेज कर रहा हूं, मैं उसको खर्चा मानता हूं, हो सकता है मैंने उसको अभी कैश नहीं दिया, तो आपका प्रॉफिट आपको ये नहीं बताएगा कि आपका इतना ही कैश होगा। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यू अर्न इज नॉट नेसेसरी कि आप इक्विवेलेंट इतना कैश प्रॉफिट होगा। मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा, अगर आपका नेट प्रॉफिट 8 लाख है, इट डजंट मीन आपका कैश प्रॉफिट भी 8 लाख होगा। समझ आई मेरी बात? हम्म, अगर आपका नेट प्रॉफिट 8 लाख है, आपका कैश प्रॉफिट भी 8 लाख नहीं आया होगा, बिकॉज आप कैश बेस्ड अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो, आप मर्केंटाइल बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे हो, आप एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग करते हो। आप खर्चे को खर्चा मानते हो, इन रेस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट आपने वो खर्चा का पेमेंट किया है कि नहीं किया। आप मार्च में एम्प्लॉय की सैलरी को खर्चा मानते हो, नो मैटर कि आप उसको सैलरी मार्च में नहीं देते हो, अप्रैल में देते हो, बट मार्च में उसको खर्चा मानते हो, तो कैश तो गया नहीं, कैश गया ही नहीं ना, बट प्रॉफिट तो कम हो गया। तो जो अराइव एट द कैश प्रॉफिट, मेरे को वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि कैश कितना आया होगा और कैश कितना गया होगा। अब इसको स्टार्ट क्या करते हैं, हम बेसिस लेते हैं नेट प्रॉफिट को। क्या लेते हैं? नेट प्रॉफिट नेट को बेस लेते हैं। हम मानते हैं कि एज्यूम कर लो कि इतना तो मेरा कैश प्रॉफिट होगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मान लो 2 मिनट के लिए मनवाऊंगा, ज्यादा देर के लिए नहीं मनवाऊंगा, तो हम इसको बेस बनाते हैं, फिर इसको फिल्टर करेंगे, इसमें से वो सारी चीजें बाहर निकालेंगे या वो सारी चीजें ऐड करेंगे, ताकि हम पहुंचेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टार्टिंग द पीएनएल मैंने ये स्टार्ट किया है, नेट प्रॉफिट मेरा जो भी फिगर थी मैंने उसको बेस बना दिया कि मान लो इतना मेरा क्या है, ये नेट प्रॉफिट को मैंने बेस बना दिया। अब इसमें से मैं वो सारी चीजें ऐड करूंगा, वो सारी चीजें ऐड करूंगा जो इसमें से लेस हुई है, जो इसमें से लेस हुई है, मगर वो या तो नॉन ऑपरेटिंग है या नॉन कैश है। तो इसमें से मैं दो चीजें ऐड करूंगा, इसमें से मैं दो चीजें ऐड करूंगा, इसमें से मैं दो चीजें ऐड करूंगा। ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस। इसमें से मैंने दो चीजें ऐड कर ली, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस। एक्सपेंस। इन दो को मैंने ऐड कर लिया, इन तीन को मैंने टोटल कर लिया। ठीक है, अब इसमें से मैं एक चीज लेस करूंगा, अभी फिलहाल मैं एक चीज लेस करूंगा समझाने के लिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगर मेरी कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो इसमें से लेस करूंगा, वो इसमें से लेस करूंगा। फिर आपका आएगा, इसको मैं ठीक बोल रहा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है? कैश फ्लो कैश फ्लो। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैंने सबसे पहले बेस उसको लिया कि नेट प्रॉफिट मैंने कितना साल में कमाया। अब मैंने बोला देखो, मैं अगर नेट प्रॉफिट कमाया हूं, मैं अगर नेट प्रॉफिट कमाया, एक काम करते हैं वो, हम कुछ फिगर्स लेते हैं, आप लोगों को ये समझना आसान हो जाएगा। लेट मी टेक सम फिगर्स, ठीक है ना, आप लोगों को फिर ये आसान होगा बहुत समझ। सपोज मेरा सेल था 100, मेरा क्लोजिंग स्टॉक था 10, कितना हुआ? 110। मेरा ओपनिंग स्टॉक था 5, मेरा परचेजेस था 70, मेरा
डायरेक्ट एक्सपेंस था 5, तो मेरा जीपी था 30, जीपी मेरा 30 था सपोज, डिविडेंड इनकम मेरी 10 थी, कितना हुआ 30 प्लस 10 40। 40। मेरी रेंट सैलरी सपोज 3 थी, रेंट मेरा 2 था, डेप्रिसिएशन मेरा 5 था, इंटरेस्ट मेरा 7 था, तरफ से 5 तो 10 7, जनरल एक्सपेंस मेरा 3 था, कितना हो गया मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 20। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि आप बेस ले लो 20 को, आप बेस ले लो 20 को। 20 को। तो मैंने क्या माना अभी कि भाई 20 मेरा आया होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर मैंने बोला नहीं 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 भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इससे ज्यादा आया होगा मुझे, क्यों? कैश, कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ज्यादा होगा, क्यों सर? इसमें देखो, इसमें एक खर्चा है डेप्रिसिएशन 5, डेप्रिसिएशन 5 इसमें लेस हुआ है सर, बट डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस जब होता है तो उसमें कैश गया नहीं होता है ना, कैश गया नहीं होता ना डेप्रिसिएशन से। तो जब कैश गया नहीं हो तो मेरा कैश प्रॉफिट 20 नहीं होगा, मेरा कैश प्रॉफिट 25 होगा। हमें कैश देखना है ना। मेरा अगर नेट प्रॉफिट 20 है, यहां पे समझ लो, मेरा अगर नेट प्रॉफिट 20 है, सब लोग फोकस करो, अगर मेरा नेट प्रॉफिट 20 है, मेरे को बोलना है मेरा कैश प्रॉफिट कितना है, तो ऑब्वियसली अगर इसमें से कोई नॉन कैश एक्सपेंस लेस हुआ उसको तो ऐड करूंगा ना। नहीं आ रहे समझ? समझ नहीं आ रहा है? सही। हाँ। क्या समझ आया? कि देखो, मैं मेरे को क्या निकालना है, मैं अभी कैश पे फोकस हूँ। अब मैंने स्टार्ट किया नेट प्रॉफिट को बेस बना के, मैंने बोला कि मैं स्टार्ट करता हूँ नेट प्रॉफिट से, एज्यूम करता हूँ अगर मेरे पास नेट प्रॉफिट 20 है, तो मैं अभी बोलूंगा कि भाई मेरा नेट प्रॉफिट 20 है, तो हो सकता है कि मेरा कैश प्रॉफिट भी 20 है कि नहीं? फिर मुझे पता चला कि भाई ये जो 20 आया है, ये एक फिगर से 5 लेस करके 20 आया है, कि एक 5 रुपया का खर्चा मैंने लेस किया था, बट वो तो कैश में था, हुआ ही नहीं है खर्चा, वो तो मैंने इस साल डेप्रिसिएशन एलोकेट कर लिए, तो मेरा जो कैश प्रॉफिट इस साल आया होगा वो 20 नहीं होगा, वो 25 होगा। तो मैं जो नॉन कैश एक्सपेंस में से लेस हुआ है उसको ऐड करूंगा, क्या करूंगा? ऐड करूंगा। तो यहां तक आप लोग एग्री कर रहे हो कि सर अभी तक जो मुझे समझ आ रहा है कि हमारा कैश प्रॉफिट 20 नहीं होगा, 25 होगा, बिकॉज सब कुछ छोड़ दो, अभी डेप्रिसिएशन को रहने दो। डेप्रिसिएशन से पहले आपका प्रॉफिट कितना था फिर 25, फिर आपने डेप्रिसिएशन 5 लेस कर दिया तो 20 आ गया। तो मुझे बताओ कैश में आपने कितना कमाया होगा, 20 की 25? 25। 25 कमाया होगा 20 में, 20 नहीं कमाया होगा, 20 तो नॉन कैश है, कैश में आपने 25 कमाया था, उसमें तो आपने 5 कैश वो नॉन कैश एक्सपेंस लेस किया, तो मैंने बोला कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो होगा इसमें से मैं नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड करूँ। तो नॉन कैश एक्सपेंस मेरा डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन को मैंने ऐड कर दिया, यहां तक ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 25 मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया होगा, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि मेरे को ऑपरेटिंग निकालना है ना। तो फिर मैं बोलता नहीं 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 नहीं, इसमें क्या हुआ है, इसमें 7 रुपीज का एक इंटरेस्ट वाला एक्सपेंस लेस हुआ है, 7 रुपीज का एक इंटरेस्ट वाला एक्सपेंस लेस हुआ है। ये इंटरेस्ट जो है ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है, इट मीन मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इससे भी ज्यादा था, है कि नहीं? यस सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो इससे भी ज्यादा था ना। याद यस करो सर। जब आपने वहां पे निकाला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो आपने क्या किया था? अगर आप नेट प्रॉफिट से लेते थे तो आप नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करते थे, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो मेरा इससे ज्यादा था ना। अगर मेरा नेट प्रॉफिट 20 आ रहा है और इसमें 7 लाख का 7 रुपीज का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस हुआ है, तो उस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करेंगे तब आपको निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। तो 20 को मैं ये 7 भी ऐड करूंगा, बिकॉज ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो अराइव एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो मैं क्या करूंगा, 7 ऐड करूंगा। तो मैं बोलूंगा अगर मेरा नेट प्रॉफिट 20 है, इसमें से मैं ये 7 ऐड करूंगा, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा, 27। फिर बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, 27 नहीं है, बिकॉज एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी इसमें ऐड हुई है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करूंगा, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करूंगा, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो होगा 27।
प्लस 7, 27 माइनस 10, 17। तो सर मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होगा वो 17 होगा। कितना होगा? 17। 17। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला देखो, मैंने बोला सर, मैंने बोला मेरा अगर नेट प्रॉफिट जो है, मेरा अगर नेट प्रॉफिट जो है वो अगर 20 है, इसमें से मेरा जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है वो ऐड करूंगा 7, और जो मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है उसको भी ऐड करूंगा। 20 प्लस 7 इज 27 प्लस 5 इज 32, और इसमें से जो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 10, उसको माइनस करूंगा। तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो है वो 22 होगा। तो मैं बोल सकता हूं अभी कि मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अभी वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या है वो मैं बाद में समझूंगा, वो अभी 22। तो अभी हम इस लेवल पे पहुंचे कि हो सकता है कि मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश आया होगा वो 22 होगा। पहले हमने बोला था 20 होगा, पहले हमने बोला था, मान लो 20 कि होगा। 20 है, मुझे अभी नहीं पता कितना है, मैंने इसको बेस बना 20, फिर मैंने जब इसको एनालाइज कर लिया, मैंने बोला नहीं 20 नहीं है। किसका? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैं कैश प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को पहुंचने के लिए मेरा 20 ही नहीं है। 20 में से पहले मैं वो 5 ऐड करूंगा जो कैश गया ही नहीं है, जो बिजनेस में ही है, कैश है कि नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन वाला खर्चा है, प्रॉफिट तो बिजनेस में ही है ना। तो 20 प्लस 5 कितना होता है? 25। फिर मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये जो आपको लग रहा है कि यार 25 हो सकता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, नहीं नहीं, इसमें क्या है ना, 7 रुपीज का खर्चा जो है वो नॉन ऑपरेटिंग है, तो ऑपरेटिंग से तो ज्यादा ही कमाया होगा ना। ऑपरेटिंग से कितना कमाया होगा? 25 प्लस 7, 32। फिर देखा कोई इनकम तो ऐड नहीं हुआ, यस 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 सर, इसमें 10 रुपीज का नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुआ है, तो उसको माइनस करेंगे, तो उसको माइनस किया, तो कल पहुंचे हम इस चीज पे, इस चीज पे हम पूछे कि सर 22 हो सकता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिकॉज ये आपको क्या आया, कैश प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एज पर द ट्रेडिंग एंड पीएल। आपने हमने क्या माना? अगर इसको ऐसे देखूंगा मैं, आपने माना, आपने माना अभी ये 22 आपका आया। अभी आपका एक एजम्पशन है जो बहुत वो है, जो अभी आप चल रहे हो, आप अभी क्या मान रहे हो? आप मान रहे हो कि ये भी मेरा कैश में हो गया सारा, ये मान रहे हो, आप मान रहे हो ये भी मेरा कैश में है, आप मान रहे हो इसको भी कैश मार रहे हो, इसको भी कैश मार रहे हो, इसको भी कैश मार रहे हो नहीं मार रहे हो? यस सर। अभी जो आप सबको कैश ही मार रहे हो ना, इसको भी कैश हम्म। मार रहे हो, इसको भी कैश 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 मार रहे हो, बाकी सबको आपने दे दिया। अभी आपको क्या देखना है कि ये 3 अगर मेरा खर्चा है, ये 2 अगर मेरा खर्चा है, ये 3 अगर मेरा खर्चा है, ये 5 अगर मेरा खर्चा है, ये 70 अगर मेरा खर्चा है, ये 5 में से 10 मेरा अगर खर्चा है, इसमें से अगर मैंने कोई कैश में नहीं किया होगा, इसमें से अगर मैंने कोई कैश में नहीं किया होगा, तो उतना कैश तो गया ही नहीं होगा, तो उसको ऐड करना होगा, उसको ऐड करना होगा। ये सारी चीजें आपको कहाँ पे आती है? ये कहीं ना कहीं हिट हो जाती है फिर वर्किंग कैपिटल में। तो फिर हम बोलते हैं क्या, मैं अभी वो पूरा दिखाऊंगा आपको। फिर हम बोलते हैं अगर मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल 22 है, अब इसमें क्या करूंगा मैं? वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करूंगा। क्या करूंगा मैं इसमें? वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करूंगा। अब उसको आपने याद रखना है, वो मैं आपको कैसे समझा दूंगा, एक शॉर्टकट ट्रिक दूंगा मैं। दो चीजें हम ऐड करेंगे, दो चीजें हम लेस करेंगे, रट्टा नहीं रखना यार। दो चीजें ऐड करेंगे, दो चीजें लेस करेंगे। क्या ऐड करेंगे मैं फिर उसको लॉजिक भी बताऊंगा। डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट, उसको ऐड करेंगे। तो अगर करंट एसेट ऐड डिक्रीज हुआ होगा उसको ऐड करेंगे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इंक्रीज। मैं इसको लॉजिकली समझा दूंगा बेटा, आपको घबराना नहीं है। इंक्रीज इन करंट एसेट जो है उसको हम लेस करेंगे, और अगर डिक्रीज इन करंट एसेट होगा तो दूसरा उल्टा क्या होगा? इंक्रीज। इंक्रीज इन व्हाट? इंक्रीज नॉन इन पर करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी। को छोड़ दो आप, नॉन करंट को आप छोड़ दो, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, और यहाँ पे क्या आएगा? डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी।
ये दो इसमें ऐड हो जाएंगे, ये और ये इसमें ऐड हो जाएंगे, ये एक फिगर निकलेगी, उसमें से ये दो चीजें लेस हो जाएंगी, ये आपको निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अभी आपको यहां तक अच्छे से समझ आया कि नहीं आया समझ? ये 22 तक आपको अच्छे से समझ आया? यस सर। सर 22 तक तो हमें आया समझ कि सर हमारे को लग रहा था कि भाई 22 तो है, 22 कैश प्रॉफिट होगा, या कैश प्रॉफिट छोड़ दो, 22 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा, ये आपको समझ आ रहा था, है कि नहीं? फिर सर आपने जो ये डिक्रीज इन करंट एसेट लिखा, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी निकला, इंक्रीज इन करंट एसेट लिखा, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी हुआ, इसको ऐड माइनस कर दिया, ये हमें अभी समझ नहीं आया, नहीं आया ना समझ? नहीं आया ना समझ? जैसा नो, नो सर। ये आपको सब बोलोगे सर इसको आप एग्जाम्पल से समझाओ, तब हमारे दिमाग में जाएगा ये डिक्रीज क्यों कर लिया, ये इंक्रीज क्यों कर लिया। जब हमें ये दिमाग में जाएगा तो हमें ये फिर 22 के बाद जो यहाँ पे फिगर आएगी, इसको ये भी हमें समझ में आएगी, ठीक है? एक क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, ये क्यों एडलेस करना है, ये 22 क्यों नहीं है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये इतना सारा माइनस क्यों करना है, फिर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम आएंगे इसी चीज पे एक ही करके। अब मैं इसे कैसे समझा दूंगा? लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ स्टॉक। तो मैं लूंगा, कैसे लूंगा, चलो देखो आप फोकस करो, मैं कुछ फिगर्स दूंगा यहाँ पे, एक दो तीन चार, चार फिगर लेनी पड़ेगी मेरे को, तो मेरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नाउ आई विल टेक सम फिगर्स फ्रॉम बैलेंस शीट, ठीक है? मैं यहाँ पे बैलेंस शीट बनाऊंगा, बट जो चीजें मुझे थोड़ी रिलेवेंट है ना उतनी ही लूंगा मैं। तो बैलेंस शीट जो मैं बनाऊंगा मैं 2 साल की बनाऊंगा, 1 साल, 2 साल। अब देखो मैं लास्ट टाइम कब बनाई हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो कल मैंने नहीं बनाया था, ठीक है ना? वो हमें प्रोजेक्शन बनी हुई आती है तो वो मुझे चेक करना था। मैं लास्ट टाइम कैश फ्लो स्टेटमेंट खुद से कब बनाया, और एक्सेस में तो हम फॉर्मेट बनाते हैं वो थे। मैं लास्ट टाइम जब 12th को पढ़ाया हूँ 2020 में, तब मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है। अभी तो मेरे को भी बहुत टाइम हुआ है बनाए हुए, बट मैं इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाऊंगा बिकॉज मैंने लॉजिकली चीजों को समझा है, अदरवाइज मैंने अभी रिपीट नहीं, वो नहीं किया है, मतलब रिवीजन नहीं की है। जैसे एक नॉर्मली मुझे पढ़ाना होता है मैं तो रिवाइज करके आता, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। मैं 6:45 घर पहुंचा, चाय वाय पी ली और क्लास ले ली, ठीक है ना? बट मेरे को क्यों आता है ये सारा? क्योंकि मैंने इसको क्या समझा है, लॉजिकली समझा है। अगर आप भी लॉजिकली समझोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो मैं दो एग्जाम्पल लूंगा, एक मैं लूंगा डेटर और मैं लूंगा स्टॉक। यहाँ पे लूंगा मैं क्रेडिटर, ठीक है? क्रेडिटर के बगैर मुझे कोई लाइबिलिटी बोलो, करंट लाइबिलिटी, रेंट पेएबल, ठीक है? स्टॉक मैंने ऊपर क्वेश्चन में दिया था, पहले 5 था फिर 10 था, ठीक है? दिस इज इंक्रीज इन करंट एसेट, ठीक है ना? तो एक मुझे डिक्रीज दिखाना पड़ेगा, डेटर में 18 दिखा दूँ और इधर में 14 दिखा दूँ। एक चीज में मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ठीक है ना? इसको मैं दिखाता हूँ 15, तो इसको दिखा रहा हूँ 20। रेंट मेरे को डिक्रीज दिखाना पड़ेगा, रेंट पहले दिखा था 5 और मैं रेंट दिखा रहा हूँ 2, ठीक है? अभी यहाँ तक आ जाएंगे, अभी यहाँ तक आ जाएंगे। अब देखो, अभी मैंने क्या किया, जो मैंने ये फिगर बना दी, इसमें मैं ये सब मार रहा हूँ कैश में, तभी मैं बोलूंगा कि हाँ ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। एक एजम्पशन है ना मेरी बैक एंड पे कि ये सब मेरा ये भी कैश में गया होगा। मैं अभी क्या मार रहा हूँ, चलो ओपनिंग स्टॉक को भूल जाओ, ये तो कैश एक्सपेंडिचर है ही। मैं अभी क्या मार रहा हूँ कि मैंने ये भी कैश में किया होगा, ये भी कैश में किया होगा, है कि नहीं?
ये मान रहा हूं ना मैं अभी, ये भी कैश में किया होगा, ये भी कैश में किया होगा। अब मैंने बोला कि आप एक बार करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, जिनको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी, ये क्या होती है आपकी वर्किंग कैपिटल, इन पे फोकस करो। वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले आपने देखा, जब आप आए करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, अब आपको क्या देखना है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल के बाद आपको देखना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सिर्फ वर्किंग कैपिटल पे फोकस करना है। वर्किंग कैपिटल आपकी करंट एसेट है या करंट लाइबिलिटी है। अब करंट एसेट में सबसे पहले हमने क्या देखा, आपने डेटर देखा। डेटर पहले कितने थे, 18 18। अब कितने हैं डेटर, 14 14। मुझे बताओ, अगर आपके डेटर कम हो गए, अगर आपके डेटर कम हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास कैश आया। बहुत अच्छा, कल ही बता दो मैं तुम्हारे लिए। तो ये कॅश पोस्टेड में प्रमुख, हाँ नादिका पोज म्हणजे, सर किसने? तुमने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा है। ना लक्ष्य। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने नोटिस किया नाटिका के सारे क्वेश्चन सही आ रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तुम्हारा। अगर देखो अभी तक मैंने क्या माना था, जब मैं ये बना रहा था पीएनएल, मैंने क्या बोला, मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं कि मेरी सारी सेल जो है वो कैश में होगी, है ना। हम्म मैंने ये सबको तो कैश में माना, इट मीन मेरी क्रेडिट सेल कुछ नहीं है, यस और नो। ना मेरी वैल्यू जो अभी तक मैं चल रहा हूं, यहाँ पे देखो, मैंने अभी पूरा इसको कैश माना, फिर देखा नहीं और एक कैश है 5, 20 नहीं 25 है, फिर बोला नहीं ये तो नॉन ऑपरेटिंग को बाहर निकाला। तो अभी तक जो मेरी 22 फिगर आई थी, ये मैं क्या मार रहा था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यही मार रहा था मैं। हम्म अब मैंने डेटर को देखा, मैंने देखा डेटर मेरा कम हो गया। डेटर मेरा अगर कम हो गया है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, भाई डेटर से मुझे पैसा आया है, डेटर से मुझे पैसा है। पैसा आया है। या दो रीजन हो सकते हैं, या तो डेटर मेरा क्या हो गया, बैड डेट हो गया, या तो डेटर से पैसा आया, यही दो हो सकते हैं। जवाब दो, दो ही चीज हो यस सकती है। अगर मेरा डेटर कम हो गया है, दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो डेटर बैड डेट हो गया और मैंने बैड डेट को राइट ऑफ किया है, या तो डेटर से कैश आया है। ठीक है, मैं फॉर द टाइम बोलूंगा बैड डेट वाली बात नहीं है, उसको मैं बाद में समझा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं छोड़ूंगा। आप समझ लो बैड डेट वाली बात नहीं है, फिर एक ही मतलब निकलता है कि डेटर से मुझे कैश आया है। यस और नो, यस सर। आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट, यस और नो। एक ही मतलब निकलता है कि डेटर से पैसा आया है। साहिबा बेटा यही मतलब निकलता है फिर, साहिबा यस यस सर यही। यही मतलब निकलता है फिर। अगर यस मैंने कोई क्रेडिट सेल नहीं की है, मैंने सब माना, वहां पे जो सेल 100 था उसको मैं मार रहा हूँ कैश में सेल है, उसके बाद भी अगर मेरा डेटर कम हो गया है और मैं बोल रहा हूँ बैड डेट भी नहीं है, इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को बात करो कि सर आपने एक एजम्पशन बोली कि मैं मान रहा हूँ कि बैड डेट नहीं है, अगर बैड डेट होता तो उसको मैं बाद में समझा, पहले सिंपल सिंपल सी दिमाग में जाने दो। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कोई क्रेडिट सेल नहीं की और मेरे डेटर कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, कि इसका मतलब हो गया है कि डेटर ने मुझे कैश दिया है। तो अब मुझे बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो अभी तक आपकी फिगर कैश आई थी पीएनएल से, वही आ रही है कि प्लस ये कुछ और भी कैश आया है। सर लेकिन अगर आप सर लेकिन अगर आपने क्रेडिट सेल नहीं की तो डेटर्स बने कैसे? पुराने है ना मेरे बेटा, ये 2021 की बैलेंस शीट है, ये पुरानी फिगर है ना, मैं इस साल की बात कर रहा हूँ। ये 2021 की है, 31 मार्च। अच्छा क्वेश्चन है बट मैं इसको टैकल यहाँ ही करता हूँ। ये मेरी बैलेंस शीट है 31 मार्च 2023 की, बाई 21 की, ये मेरी 31 मार्च 2022 की। अब ये मेरा जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल है, ये है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। तो ये जो मेरा पूरा साल है 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 2022, एक पॉइंट को समझ लो ना, सारा आसान है। मैंने अभी जब ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल को बेस ले लिया, तो मैंने क्या माना, मैंने ये ट्रेडिंग और पीएनएल की सारी चीजें क्या मैंने मानी, कैश मानी। तो मैंने इस सेल सबको कैश माना ना। जब मैंने बोला इसको कैश प्रॉफिट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब मैं कैश में मार रहा हूँ, फिर जो प्लस माइनस कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ। तो मैं जब कैश सेल्स पूरी 100 माना, मैं बोलता हूँ मैंने क्रेडिट सेल कुछ नहीं किया, मैं मान रहा हूं ना कि मैंने यस सर। क्रेडिट सेल कुछ नहीं किया। अब मैं बोल रहा हूं, जब मैं डेटर को देख रहा हूं, मेरा डेटर तो कम हो गया है बेटा, पहले 18 थे अब 14 हो गए, तो इसका मतलब क्या निकलता है कि आपको डेटर ने 4 रुपीज दिए है, ये मतलब निकलता है। यस सर। अब मैं बना क्या रहा हूं, मैं बना रहा हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
तो अभी मुझे आया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 22, जब मैंने पीएनएल को प्लस माइनस किया था तो मेरे को आ रहा था 22। बट मुझे बताओ अगर मुझे डेटर ने भी 4 रुपीज दिए तो वो 4 रुपीज मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा ना। अब मैं बोलूंगा 22 नहीं है, 26 है। ये 4 रुपये जो मुझे डेटर ने दिया है, ये 4 रुपये जो मुझे डेटर ने दिया है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश फ्रॉम डेटर भी आता है और कैश सेल भी आता है। कैश सेल मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने इसको सबको कैश सेल माना, कैश सेल मैंने यहाँ से ले लिया इनडायरेक्टली, लिया कि नहीं लिया, प्लस ये 4 लूंगा। तो अभी जो मेरा वो सारा माइनस करके 22 आ रहा था, तो अगर मेरा कोई डिक्रीजिंग एसेट हो गया है तो उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। इट मीन्स कि उसने मुझे पैसा दिया है, तो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा 22 + 4। समझ आई बात? 50% भी समझ आया? अभी घबराओ मत, और एग्जाम्पल दूंगा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया? Yes. तो शुभना व्हाट इफ सर मेरी सेल मैं बोलता हूँ 100 रुपीज सेल, कैश सेल नहीं थी, मैं उसमें भी जा सकता हूँ। अगर आप बोलोगे नहीं ये क्या गारंटी है, मैं बोलूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज मैं उस वैलिडेट करूंगा, सपोज मेरा, आप बोलते नहीं सर ये चीज नहीं है, आप क्यों बोल रहे हो वो 100 का कैश मान के? सर ऐसा भी तो हो सकता है, सर ऐसा भी तो हो सकता है। आप बोलोगे कि सर मेरी जो सेल है वो कुछ इस तरीके से है, सपोज अभी इसी पे ले जाता हूँ मैं आपको। देखो फोकस करो, आपका ये पॉइंट भी हो सकता है यहाँ पे, सर हो सकता है मेरी कैश सेल 80 हो और मेरी क्रेडिट सेल 20 हो, ये भी हो सकता है आपका पॉइंट, यस। ये भी हो सकता है। अगर मैं ये मानूंगा कि मेरा कैश सेल 80 है और मेरा क्रेडिट सेल 20 है, फिर मेरे को यहां ही मानना पड़ेगा कि ये जो 20 है इसमें से मुझे जो क्रेडिट सेल होगा वो लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो 20 आया नहीं होगा। अगर मैं इसको बेस लूंगा 80, तो मेरे को ये 20 भी पहले इससे लेस करना पड़ेगा। तो 20 तो आया नहीं है ना कैश प्रॉफिट। जब मैं बोलूंगा कि ये मेरा क्रेडिट सेल है तो ये तो मेरा प्रॉफिट आया नहीं होगा कैश प्रॉफिट, तो मेरे को 80 से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये 20 - 20 जीरो हो जाएगा, तो ऊपर वाली फिगर जो हो जाएगी वो जीरो की जगह 22 की जगह 2 ही हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि वो 20 में उसमें से माइनस करूंगा, वो 20 तो क्रेडिट सेल है। यार ऐसे बोलो, अगर मेरा ये 20 का बोल रहा हूं मैं प्रॉफिट, मैं दूसरा केस ले रहा हूँ साइड में, अगर मैं बोल रहा हूँ 20 का प्रॉफिट है, इसमें तो 20 रुपया क्रेडिट सेल है, वो क्रेडिट सेल में माइनस करूंगा वो जीरो हो जाएगा, तो कैश प्रॉफिट जीरो है। ये 7 है, ये 5 है, कितना होता है 2, ये 10 है, 10 - 2 ही हो गया ना, इक्वल 0 7 12 हो गया, 12 - 10 ये 2 हो गया। तो कैश प्रॉफिट तो 2 ही हो गया अभी। बट अगर, अब देखो, अब अगर मैंने बोला यहाँ पे मेरी क्रेडिट सेल जो है वो 20 थी, तो मेरे डेटर पुराने कितने थे 18, 18 + 20 कितना होता? 38। 18 पुराने थे, 20 फिर मैंने बोला क्रेडिट सेल, 80 + 20 इज 38। बट 38 को जब मैं 2014 से कंपेयर करूंगा तो फिर कितना आया, डिफरेंस कितना आया 24। इसमें 24 डेटर ने पैसा दिया होगा, जो ही 24 डेटर से में पैसा आएगा मैं उस 24 को ऐड करूंगा यहाँ पे। तो देखो 2 + 24 इज 26, 22 + 4 इज 6। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको यहाँ पे क्रेडिट सेल कितना आया होगा, कैश सेल कितना आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज अगर यहाँ पे आपका जितना भी क्रेडिट सेल होगा उतने से प्रॉफिट लेस हो जाएगा कैश प्रॉफिट, और वो फिर यहाँ पे फिर जब आप डेटर को कंपेयर करोगे वहां से निकल जाएगा। तभी हम क्या करते हैं, इस सबको पूरा कैश मानते हैं, फिर यहाँ से एडजस्टमेंट करते हैं। मैंने सेल को पूरा 100 माना, जब सेल को मैंने पूरा 100 माना कैश में, इट मीन डेटर तो मेरा कुछ क्रिएट नहीं होगा। अब अगर डेटर बढ़ेगा इट मीन मेरा कैश सेल पूरा नहीं है, उतना माइनस करूंगा। अब अगर डेटर कम हो गया इट मीन डेटर ने और पैसा दिया है, और पैसा दिया है तो वो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बढ़ जाएगा। समझ आई बात की नहीं? तो दूसरी एग्जांपल देते हैं, अब परचेज पे आ जाओ। मैंने क्या माना, मैंने परचेज सारी कैश में मानी। जब मैंने इस चीज को बेस ले लिया तो एक वैलिड एजम्पशन मैंने ये ले ली कि मेरी जो परचेज है वो सारी कैश में, ये मैंने परचेज पूरा कैश वाला लेस कर लिया 70। मान लिया ना मेरी बात, ये चीज मैंने मान ली ना। जब मैंने इसको कैश प्रॉफिट माना तो मैंने बोला कि जो 70 का खर्चा हुआ है ये कैश परचेज हुआ है, ये मैंने मान लिया, ये मैंने मान लिया कि ये परचेज मेरा जो है वो कैश परचेज है। अब जब मैं कंपेयर कर रहा हूं क्रेडिटर्स को, जब मैं कंपेयर कर रहा हूं क्रेडिटर्स को, सॉरी, जब मैं कंपेयर कर रहा हूं क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। बेटा अगर क्रेडिटर इंक्रीज हो गया इसका मतलब क्या है,
हमने और ये हमने उधार और हमने क्रेडिट परचेज किए, हम्म, हमने क्रेडिट परचेज किए। एटलीस्ट कितनी क्रेडिट परचेज कर ली है? पांच? हाँ यस और नो? यस सर 15 कितनी थी क्रेडिट परचेज की है? पांच। उसका क्या मतलब हो गया? उसका मतलब क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश कम गया है, ज्यादा गया है? काम ही गए। कम गया है सर। आपने सर यहाँ पे जस्ट पूरा, जब आपने इसको कैश माना तो आपने पूरा 70 लेस कर लिया, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 70 नहीं गया है, 65 ही गया है। ₹5 आपके पास ही बड़ा हुआ है। ये मतलब हो गया ना यस सर कि आपने जब पहले बोला कि पूरा 70 गया होगा, तभी जाके वो 20 आया। सर ऐसी बात नहीं है। ₹5 तो आपने उधार में खरीदा है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो आपने अभी बोला था कैश परचेज 70 माना था, एज्यूम कर दिया था, वो 70 है ही नहीं, वो 65 ही है सर। तो जो आपका ये 5 था ना जो आपने माइनस किया था, वो आपने ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज उतना कैश अभी नहीं गया है, उतना कैश अभी नहीं गया है। इट मीन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपने और ज्यादा पैसा कमाया है। 5 + 4 = 9, तो 22 + 9 = 31। अब हम इस लेवल तक पूछे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लगभग 31 हो सकता है, फिर हमने बोला नहीं नहीं नहीं, अगर कोई करंट एसेट में लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ है उसको माइनस करना पड़ेगा। अगर कोई करंट एसेट में इंक्रीज हुआ है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। सर ये एग्जाम्पल के साथ समझाओ। कोई बात नहीं बेटा, मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अच्छा सर, आमिर ताइबा शामिर, ताइबा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस कर रही है। क्लास में और कोई नहीं है रेगुलर बच्चों में? हम्म अच्छा परीश चला गया, ठीक है ठीक है। देखिए हमारा सलाम करने तो यहाँ तक समझ आ रहा है, कुछ दिमाग में जा रहा है? यस इतना समझ आ रहा है ना, बहुत बड़ी बात है सीरियसली, मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे को इंटर तक ये समझ नहीं आया। ठीक है, अब जरा एक करंट एसेट पर फोकस करते हैं, स्टॉक में। स्टॉक पहले कितना था? 5 5। अब स्टॉक हो गया 10। हम्म, इसका मतलब क्या हुआ? हमने परचेजेस और बढ़े। परचेज किया है ना, और हम्म। और खरीदा परचेज है और और खरीदा है, ठीक, और खरीदा है, उसका मतलब क्या निकला, कुछ और बताओ। कैश गया। उधार भी खरीदा हो सकता है। हम्म, एक तो बिल्कुल समझ आ रहा है, मैं लॉजिकली, मेरे को आपकी बात में बिल्कुल समझ, आप बोलोगे सर देखो, अभी तक जो फिगर थी वो फिगर थी, वहां से तो आपका आया, अब जो ये 5 से 10 हो गया है, इट मीन जो है आपका स्टॉक में और ₹5 कैश कैश गया है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ₹5 और गया होगा। तो जो आप ऊपर बोल रहे थे 31, 31 नहीं होगा सर, आपने तो स्टॉक भी परचेज किया ना। हम्म, कहाँ गया ये? मैं बना रहा था इधर। हाँ, तो सर आपने जो स्टॉक परचेज किया है तो उसमें तो पैसा फंसा होगा, और तो वो 5 माइनस करना पड़ेगा, यही आपका कहना है ना? जब स्टॉक बढ़ गया था 5 से, इट मीन आपने स्टॉक को क्या किया है? परचेज किया है, ठीक। और कैश में परचेज किया है। और कैश में परचेज किया होगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपका कैश कम है, प्रॉफिट ठीक है ज्यादा है, बट इतना पैसा तो फंस गया ना। और हम ये देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना पैसा फंसा, तो जो आपने स्टॉक ज्यादा खरीदा है, ओपनिंग माइनस क्लोज, जो आपने एक्स्ट्रा स्टॉक खरीदा है, कितना स्टॉक में इंक्रीज हो गया, तो इतना पैसा ऑपरेटिंग में स्टॉक में गया। नाउ तो क्वेश्चन इज, अगर मैं मानूंगा कि नहीं ये हो सकता है मैंने क्रेडिट पे किया होगा, फिर क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा? फिर ऐसे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कैसे चेंज होगा? अगर मैं मानूंगा नहीं नहीं नहीं, ये हो सकता है कि मैंने कैश में नहीं किया होगा, क्रेडिट में किया होगा, फिर यहाँ पे बात आएगी कि सर जो परचेजेस थी, फिर ये मैं मान रहा हूँ कि इसमें कुछ क्रेडिट में है, ये क्रेडिट में है, तो फिर क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे तो फिर ये 5, फिर क्या हो जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं? अगर मैं परचेज मानूंगा कि ये जो स्टॉक मैंने परचेज किया, ये मैंने कैश में परचेज कर लिया, अगर सॉरी ये मैं अभी क्या मान रहा हूँ, 5 था फिर 10 हो गया, ये मान रहा हूँ ना मैं, 5 था और 10 था, और मैं मान रहा हूँ इसको कैश में परचेज किया था। अब इसकी इम्पैक्ट कहाँ पे आ रहा है? इसका इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है। मैंने यहाँ पे 5 ऐड, सॉरी माइनस हाईलाइट कर दो। इधर मैंने क्या किया था, इधर देखो, जब मैंने इधर ओपनिंग स्टॉक 5 लिखा था, इधर क्लोजिंग स्टॉक 10 लिखा था, इसका इम्पैक्ट क्या आया? इसका इम्पैक्ट ये आया था, मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट था यहाँ पे, मेरा जो यहाँ पे हाईलाइट है,
ये ग्रॉस प्रॉफिट जो मेरा यहाँ था 30 हो गया। मेरी जो परचेजेस 70 की थी, मेरा इतना माल तो यूज हुआ नहीं। 5 प्लस 70 प्लस 5 माइनस 10, मेरा सारा माल तो यूज हुआ नहीं। 5 प्लस 70 कितना होता है? 75। डायरेक्ट एक्सपेंस को अगर मैं भूल भी आता हूँ, 5 माइनस 10, ये कितना निकला मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? 5 प्लस 70, 75 प्लस 5 कितना होता है? माइनस 10, 70 होता है। 70 हाँ, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया? 70। 70 बट इसमें जो डिफरेंस आ गया, एक मिनट, 100 मैं से मैं बोल रहा हूँ मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 70, तो मेरा तो कैश प्रॉफिट कितना था? 30। इस 30 को मैं मानता था। बट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जब मेरा स्टॉक बढ़ गया है 5, मेरा यहाँ पे जब स्टॉक बढ़ गया है 5, इसका मतलब क्या हो गया? इस स्टॉक में 5 रुपीज मेरा और कैश फंसा हुआ है। ये सारी चीजें मैंने कैश मान ली है, तो मैंने नेट में माना था ना, यहाँ पे 5 माइनस 10 करके नेट में ही तो मैंने खर्चा मारा था ना। बट उसके बगैर भी आपके पास स्टॉक 5 का बचा हुआ है। जो 5 का स्टॉक बचा हुआ है, उसके बारे में क्या बात आ रही है? दो ही चीजें हो सकती है, या तो कैश में खरीदा होगा या तो क्रेडिट में खरीदा होगा। अगर कैश में खरीदा है, अगर कैश में खरीदा है, तो फिर ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि भाई 31 जो आपका आया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इतना नहीं है, बिकॉज इस 31 जो आया था इसमें से 5 आपका स्टॉक में बचा, स्टॉक में फंस गया। तो 31 माइनस 5 दैट इज द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब अगर आप बोलोगे कि नहीं, ये 5 मेरा हो सकता है क्रेडिट में होगा, फिर पोजिशन चेंज हो जाएगी। फिर ये रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि अगर ये 5 मैंने क्रेडिट में परचेज किया होगा तो फिर मेरे क्रेडिटर तो और ज्यादा होते, बट क्रेडिटर ज्यादा नहीं है, फिर वो डिफरेंस आ जाता। तो घूम फिर के फिर वहां पे बात आ जाती, ये फिर 20 होना चाहिए था, ये 20 है, इट मीन फिर क्रेडिटर को मैंने कुछ नहीं दिया है कि नहीं? अगर मैं बोलता कि भाई ये जो 15 पुराना था, इसमें से जो मेरा वो डिफरेंशियल स्टॉक था वो भी मैंने क्रेडिट में परचेज किया, 15 प्लस 5 कितना होता है? 20। तो क्लोजिंग भी कितना आता है फिर? 20। फिर आप बोलते हैं 20 इक्वल 20 जीरो, फिर आप बोलते हैं कि क्रेडिटर से जो है फिर यहाँ पे कुछ इंक्रीज इन क्रेडिटर नहीं होता, बिकॉज जो 5 है वो वही स्टॉक वाला 5 है। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? नहीं आ रहा है समझ? जब सब चीज फिर मैंने समझ नहीं आ रहा है। देखो, इससे स्टॉक से पहले वाली बात देखो, आपने क्या बोला? आपने बोला स्टॉक से पहले वाली बात बताता हूँ। आपने जब इसको कंपेयर किया तो आपने बोला कि ये परचेज जो मेरी सारी होगी 70, मैं इसको कैश मानता हूँ, यही बोला आपने। ये 70 को आपने क्या बोला? कैश परचेज है। फिर जब आपने क्रेडिटर को देखा, ये क्रेडिटर को आपने देखा, आपने बोला क्रेडिटर 15 था और अब 20 है। इसका मतलब क्या हो गया कि सारी परचेज मेरी कैश में नहीं है। जवाब दे दो, सारी परचेज जो मैं मार रहा था वो कैश में नहीं है, बिकॉज क्रेडिटर आपका बढ़ गया है, 15 से 20 हो गया है। तो वो 5 जो बढ़ गया है, इट मीन जो मैं यहाँ पे बोल रहा था कि मेरी परचेज जो है कैश में 70, ये 70 कैश में है ही नहीं, ये 65 ही कैश में है, और 5 जो है वो उधार में है। ये मतलब निकल रहा था। तभी मैंने क्या किया था कि मेरा कैश प्रॉफिट जो होगा वो ज्यादा होगा। बट अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ स्टॉक भी बढ़ा है, इट मीन और फिर क्रेडिट, या तो फिर क्रेडिट परचेज और कम माननी पड़ेगी, 60 माननी पड़ेगी। या दूसरा तरीका है, वो मान लो वो पूरा कैश में था, उसके बगैर जो एक्स्ट्रा स्टॉक परचेज किया ये भी कैश में परचेज किया है। ये कैश में जब मैंने परचेज किया होगा तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा? तो मेरा जो कैश है वो फंस जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, रेंट की बात करता हूँ। मेरा रेंट पेएबल कितना था पिछले साल? 5 5। अभी मेरा रेंट पेएबल कितना है? 2 2। यहां तक समझ आ रहा है? पिछले साल का मेरा रेंट पेएबल कितना था? 5 5 5। इस साल का मेरा रेंट पेएबल कितना है? 2 2। एक बार इसको देखो, रेंट का खर्चा मैंने कितना माना है? 2 2। इस साल की रेंट, रेंट पे यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो पीएनएल में आता है वो एक्रूअल बेस पे आता है, इस साल का एक्सपेंस, इस साल का एक्सपेंस। समझ लेना मेरी बात, यहाँ पे क्या आता है? इस साल का खर्चा कितना है? 2। मैंने क्या एज्यूम किया जब मैंने यहाँ पे लिया? मैंने एज्यूम किया कि ये 2 मैंने कैश में पे कर लिया, यही मैंने माना। हाँ तो मैंने माना
कि जो मेरा रेंट से कैश गया है वो 2 गया है, यही मैंने माना। जब मैंने मेरा देखो पहले तो यहाँ पे जो फिगर आती है वो एक्रुअल बेस पे आती है, रेंट पेड, रेंट यहाँ पे जो होता है वो एक्सपेंस होता है, वो ये नहीं होता है कि इस साल आपने कितना कैश दे दिया, ये मतलब है इस साल का पीएनएल में कितना रेंट जाना चाहिए, जो इस साल का खर्चा है, चाहे आपने उसके लिए पेमेंट की या नहीं की, वो 2 है, इस साल का एक्सपेंस आपका 2 है। अब जब मैं कैश फ्लो के लिए बेस ये बना रहा हूं, मैं क्या मान रहा हूं कि ये 2 रुपए का मैंने कैश पे कर लिया। अब देखो आप निकालना चाहते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके लिए आपको निकालना है कि रेंट से आपने कितना दिया, आपने 2 माना है, आपने 2 ऑलरेडी माना है जो ऊपर वाली फिगर में कवर्ड है, इस वाली फिगर में कवर्ड है कि भाई आपने क्या है, आपने 2 रुपीज का खर्चा लेस कर दिया कैश से। बट जब आप बैलेंस शीट देख रहे हो, बैलेंस शीट में पिछले साल का कितना था रेंट पेएबल 5, समझ लो मेरी बात, 5 पिछले साल का रेंट कितना था पेएबल 5, जो पिछले साल का ड्यू आ रहा था जो अभी तक पे नहीं किया था। अगर पिछले साल का 5 था, इस साल का खर्चा था 2 जो पीएनएल में गया, तो टोटल रेंट आपको कितना देना था, 7 7 7 देना था ना, तो आपने अभी कितना लाइबिलिटी आ रहा है, 2 ही आ रहा है। मीन्स आपने इस साल जो रेंट एक्चुअली कैश में पे की है वो आपने 5 किया है। गॉट इट और नॉट, किसको समझ आई ये बात? हाँ सर, हाँ, हाँ आप सर आया सर। किसने, आप में से किसने एनजीओ अकाउंटिंग की है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग की है? सर क्या की है। उसमें याद था एक कंसेप्ट आता था सब्सक्रिप्शन के बारे में, यस सर, क्या क्लोजिंग। बोलते थे कि आपका इनकम एंड एक्सपेंसेस से दिख रहा है कि सब्सक्रिप्शन आपका 10 रुपये आया है, वो आपकी इनकम थी, फिर बोलते थे आप रिसीट एंड पेमेंट एक्सपेंस बना लो कि रिसीट आया कितना है, फिर आप देखते थे अच्छा पिछले साल कितना था, फिर उसको प्लस माइनस करते थे। सिमिलरली वो यहाँ पे आ रही है, अगर मेरी पिछले साल की लाइबिलिटी 5 थी, जहरान बेटा यस अगर मेरी लाइबिलिटी रेंट की 5 आ रही, ठीक है, इस साल का मेरा एक्सपेंडिचर 2 हो गया, तो इसमें टोटल लाइबिलिटी कितनी बनती मेरी? 7 भाई मैं किसी के घर पे रेंट पे रह रहा हूँ, पिछले साल का मैंने उसे 5 लाख रुपया नहीं दिया था, ठीक है, अब इस साल का मेरा रेंट है 2 लाख, तो कितना पैसा देना था मुझे उसे, 5 + 2 कितना होता है 7। आज जब मैं देख रहा हूँ मेरी बैलेंस शीट तो मेरी बुक्स में लाइबिलिटी 2 लाख की आ रही है, इसका मतलब क्या है, मैंने इस साल उसको 5 लाख रुपीज दिया है ना। यस अब मुझे बताओ अगर मैंने उसको 5 लाख रुपीज दिया है, मैंने अभी तक कितना माना है ऊपर की पिक्चर में, ऊपर की पिक्चर में मैंने अभी तक कितना माना है, मैंने सिर्फ 2 ही माना है, क्यों, मैंने सिर्फ ये 2 माना है, जब ये 2 था मैंने माना ये 2 मैंने उसको दिया है, बट पता ऊपर पता चल रहा है भाई 2 ही नहीं दिया है, वो तो 2 इस साल का था वो दे दिया, पिछले साल का 5 था वो पिछले साल का 2 ही बचा, एक मीन पिछले साल का भी आपने 3 उसको दे दिया है, तो आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है इसमें से 3 और लेस होगा, तो 8 और लेस होगा, तो अब आप बोल सकते हो कि मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो है 23, वो है 23। अच्छा जैसे मैं बताऊंगा ठीक है ना, इसको सबको भूल जाओ, ऑनेस्टली बता दो कितना परसेंट समझ आया आपको, क्या लग रहा है, जो आपको लग रहा है जहरान आपको कितना लग रहा है आपको समझ आया ये इंडस्ट्री, किस परसेंट, 5%, 10%, 2%, 20-30 20%, नाटिका तो सर अच्छे से आया समझ। किस परसेंट, मतलब जो आपको फील आ रहा है अपने लिए, सर मुझे लगता है जैसे मुझे आता है समझ अच्छे से आया। समझ आ गया सारा? हाँ मुनजा आपको? यस सर आया 60-70%। साहिबा? लगभग 90। पता है बिलीव में अगर आपको 20% भी समझ आया ना ये बहुत बढ़िया चीज है। मैं अब बता रहा हूँ आपको अभी एक ही प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम लग रही है कि सर आपने जहां जहां लॉजिक बोला ना हमें ये समझ आया, ये आपको समझ आया जहां जहां मैंने लॉजिक बताया, बट आपको पता क्या डर है, आपको ये डर है कि सर हमें कैसे समझ आएगा, कि हाँ हाँ हमें कैसे समझ आएगा, अगर हमें खुद से करना होगा खुद से अभी नहीं आएगा करना, यही है ना, हम्म यही एक रीजन है और कुछ नहीं है। आपको मैंने जो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया और मैंने एक एक चीज को बता दिया, आपने खुद बोला कि हाँ सर इसको मैंने इसका मैंने लॉजिक दिया, मैं अगर इसको थोड़ा समराइज करूंगा, मैंने 20 लिया, आपको कुछ पता नहीं था, आपको कुछ पता नहीं था ये 20 क्यों लेना है, मैंने 20 का लॉजिक लिया, आपने बोला सर ठीक है समझ आ रहा है, मैंने 7 को ऐड किया,
तब तक आपको पता नहीं था कि 7 को ऐड करना है माइनस करना है। मैंने 7 को ऐड किया, फिर मैंने 7 को लॉजिकली समझा दिया, आपको समझ आया। फिर मैंने 5 को ऐड किया, आपको नहीं पता था सर ने क्यों 5 को ऐड किया, फिर मैंने लॉजिक बताया, आप भी बोले कि सर हाँ आ गए। फिर मैंने 10 को माइनस किया, पहले आपको नहीं पता था क्यों माइनस किया, मैंने जब मैंने माइनस किया, मैंने जो लॉजिक बोला, आपको समझ आ रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। यही हो रहा है ना आपके साथ अभी। फिर नीचे आया, आपको लगा था ठीक है इतना ही होगा, फिर देखा ये सर ने कुछ और ऐड कर लिया, फिर मैंने लॉजिक बताया, फिर आपको समझ आया। फिर मैंने कुछ लेस कर लिया, पहले आपको नहीं पता था क्यों था, फिर मैंने लेस कर लिया, फिर आपको लॉजिक समझ आया, फिर ये चीज है। अब बोल रहे हो सर हमें कैसे पता चलेगा अब कुछ और लेस नहीं करना है, यही लगेगा आपको, या कुछ और ऐड नहीं करना है। ये आएगा प्रैक्टिस से। किससे आएगा? जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने हम क्वेश्चंस करेंगे, उतनी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और वो पिक्चर जो मेरे जहन में बनी हुई है, जो पिक्चर मेरे जहन में बनी हुई है, व्हेन आई सी एट द पीएनएल, तो मैं एक लेवल पे बैठा हूं, आप अभी उस लेवल तक नहीं हो, आपको उस पर वैसी नजर नहीं है। जब आप उस लेवल तक थोड़ा थोड़ा आ जाओगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। वो क्लैरिटी कैसे आएगी? हम कल और क्वेश्चन करेंगे, हम कल और प्रैक्टिस करेंगे, हम और लॉजिक सुनेंगे, ये क्लैरिटी आ जाएगी। तो आज की लेक्चर में अगर आपको 20% समझ आया, आप आराम से निश्चिंत होकर, अगर किसी की नमाज रह चुकी है अपनी नमाज पढ़ लेना, खाना खा लेना और सो जाना। कोई क्वेश्चन नहीं करना, आपको कोई होमवर्क नहीं करना है। जो मैंने आज ज्ञान दिया, आराम से सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। कल हम और पढ़ेंगे और बेस बनेगी, ठीक है? तो आपको घबराना नहीं है, कुछ मुश्किल है हम इसको इतना आसानी से करेंगे। अगर ने स्कीन पाइक ब्रोकन, वी हैव एनफ टाइम, आप बाकी को रिवाइज करो, हम इसको 2 महीने पढ़ेंगे। 2 महीने मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये तो जल्दी समझ आएगा। पर आज मुझे लगता है आज की हमारी सबसे टफेस्ट क्लास थी, ठीक है नहीं? आज सबसे टफेस्ट क्लास थी, बट मैं आपको बताऊँ, वंस ये आपको जब दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, आप बोलोगे ये सबसे लॉजिकल क्लास थी, और ये चीज आपको अच्छे से समझा देंगे। अच्छा, आपने चेस चेस के प्लेयर को देखा है या आपको चेस खेलना आता है? ना। अच्छा, किसी को देखा हुआ खेलते हुए चेस? हाँ। वो कितना तेज तेज खेलते हैं, उसको पूरा ख्याल रहता है। अच्छा, इगे स्कोर पता करी भी मूव टूर, इगे स्कोर पाथे में या फिर के हपुर हुआ क्या पर या फिर। और हम जैसे लोग जो होते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा पता है, हमें ये समझ नहीं आता कि उसने कैसे फंसा दिया। वो क्यों होता है? उसको बोर्ड पे पूरा नजर होती है, उसको पता है अगर इसने ये खेला, घोड़ा वहां से यहाँ जा सकता है, इसका इम्पैक्ट ये आ सकता है, क्रॉसर का इम्पैक्ट ये आ सकता है, टैंक का इम्पैक्ट ये आ सकता है, उसका इम्पैक्ट ये आ सकता है। सेम अप्लाइज टू दिस काउंटिंग, दिस कैश फ्लो थ्योरी। अभी आपको पूरा आइडिया नहीं है भाई कैश इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आ सकता है, उसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है, तो वो मुझे ज्ञान आपको थोड़ा सा देना है। आज मैंने कोशिश कर ली थोड़ा ज्ञान देने की। हम क्लास को क्लोज करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। अगर किसी को कोई डाउट है, मैं डाउट को लूंगा, जो भी आपको डाउट होगा, सही गलत आप टेंशन मत ले लो। अब आपको कुछ डाउट्स आए होंगे, मैं आपके डाउट्स लूंगा, फिर हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे विद दिस एग्जाम्पल ऑनली। जो भी आपको डाउट आ गया, सर आप वो वीडियो भेजना। हाँ मैं वो वीडियो भेज दूंगा। और बताओ सारा बेटा, आपका अब कोई जब डाउट? खुद पढ़ेंगे तभी डाउट आएगा, ऐसे नहीं आएगा डाउट। अच्छा, अभी जब मैं कुछ कर रहा था, कुछ कोई डाउट नहीं आया आपको? सर आपने लॉजिक बोला ना, वो वहीं पे समझ आ गया, नहीं, उसके खत्म बगैर बात। कुछ जहन में था कि सर ये फिक्स एसेट का क्यों नहीं लेंगे अभी? वो तो मैंने फिक्स पहले ही एसेट से भी तो बोला कैश था। गया होगा। मैंने पहले ही बोला था ना, आपने बोला अभी नहीं, वो छोड़ो। सर वो बैलेंस शीट में ही आएगा ना, वो कहाँ आता? नहीं, बैलेंस शीट में आएगा, बट मेरा कैश तो गया होगा ना बेटा। हाँ, इनफ्लो तो हो मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन, ठीक है ना? वो ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ना वो ना नाटिका से खबर का दिन है, तो वही नहीं किया। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, तुम अच्छी मेहनत कर रहे हो, अल्लाह ताला जुल्म सारी निकालेंगी। नातिका ने खुद ही बोला सर हाँ कैश फ्लो तो फिक्स्ड एसेट पहले 10 के थे, अब 15 हो गए, तो सर क्या करना है मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं तो सर ऑपरेटिंग बना रही हूँ ना, तो मेरे को देखना ही नहीं है फिक्स्ड एसेट में, मेरे को फाइनेंसिंग में देखना ही नहीं है। ये सर इन्वेस्टिंग बड़ा भी होगा, इससे कोई फर्क नहीं, इससे पीएनएल में कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इसका पीएनएल में एक ही चीज आता था, डेप्रिसिएशन, मैंने डेप्रिसिएशन को हटा दिया। इनका पीएनएल में जाता था डिविडेंड और इंटरेस्ट, मैंने उसको हटा दिया। यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट थी, उसका डिविडेंड जाता, क्या आप सेल परचेज से बढ़ जाता कम जाता, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट बिकॉज दैट इज इन्वेस्टिंग और फाइनेंस। मेरे को पीएनएल में बता दो, पीएनएल में कोई नॉन ऑपरेटिंग है? यस, डिविडेंड नॉन ऑपरेटिंग है, उसको बाहर कर लो, दफा कर लो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, यस, इंटरेस्ट पे कर लिया, इसको हटा दो। अब पूरा ऑपरेटिंग नाउ कहां पे हो सकता है? करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, बिकॉज ये सारी मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है।
तो इसीलिए मैं बैलेंस शीट को देखूंगी। मेरे को फिक्स एसेट, मेरे को इन्वेस्टमेंट, मेरे को शेयर कैपिटल, मेरे को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज देखना ही नहीं है, बिकॉज आई एम कंसर्न अबाउट ऑपरेटिंग। ठीक है, हम्म, और कोई डाउट? ना अब मैं बोलता हूँ, मैंने एक चीज बोली थी पार करके रखना, उसको मैं लास्ट में लूंगा। जब मैंने डेटर के बारे में बोला था, तो मैंने बोला था कि मेरा डेटर जो था, जब मैंने सेल सारा माना था, जब मैंने सेल सारा माना था कैश, जो मेरे नीचे फिगर 100 आ रही थी, तो मैंने अगर सेल्स पूरा 100 कैश में माना था, इसके अब दो रीजन हो सकते हैं। सॉरी, जब मैंने 100 कैश माना सेल्स, तो अब अगर मेरा डेटर कम हो गया तो उसको दो रीजन हो सकते हैं। या तो उसने क्या किया मेरा बेटा, या तो उसने मेरे को कैश दिया है 4 रुपीज, या तो वो बैड डेट हो गया है। यही दो रीजन हो सकते हैं। हम्म, अब मैंने बोला कि आप बेटा मान लो कि सारा कैश दिया है। क्यों? जब मैंने बैलेंस शीट पीएनएल को देखा, वहां पे कोई बैड डेट का खर्चा था? यहाँ पे तो बैड डेट का कोई खर्चा ही नहीं था। गॉट इट और नॉट? बैड डेट का खर्चा ही नहीं था ना, तो वो एजम्पशन ही खत्म हो गई कि कोई बैड डेट है, जो है बाकी सीधा कैश दे दिया। अगर बैड डेट होता तो यहाँ पे बैड डेट होता ना, यस और नॉट? जिससे मैंने क्यों बोला आपको कि आप मत मानो कि वो बैड डेट है, वो सारा, आप अगर बैड डेट है उसको भूल जाओ, बिकॉज बैड डेट है ही नहीं। क्यों नहीं है बैड डेट? बैलेंस शीट पीएनएल आपके सामने, उसमें कोई बैड डेट का एंट्री पड़ा ही नहीं है। अब बोलो सर अगर बैड डेट की एंट्री होती तो, मान लो अभी तो नहीं थी ना, तो मैंने बोला कि सारा जो डेटर था, डेटर अगर 18 से 4 हुआ, 18 से 14 हुआ है, तो मीन सर 4 रुपीज कम हुआ है डेटर। अब दो रीजन होते हैं, या तो ये 4 रुपीज मेरे को खा गया है, तो मैंने उसको राइट ऑफ किया होगा, या तो ये 4 रुपीज दिया है। मैंने आपको उधर क्या बोला था, आप मान लो 4 रुपीज दिया है। क्यों? मैंने बोला कि बैड डेट नहीं है। अब आप बोलते बैड डेट क्यों नहीं है? मैंने बोला देखो आपके सामने ट्रेडिंग पेनल, क्या इधर कहीं बैड डेट है? क्योंकि अगर बैड डेट होता तो एंट्री क्या होती? बैड डेट अकाउंट डेबिट डेटर्स टू डेटर अकाउंट। डेटर कम होता, 18 माइनस 4, डेटर 14 रहता। बट सर ये 4 पीएनएल में भी तो जाता ना, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। सर यहाँ पे मुझे 4 का खर्चा दिख जाता ना, कहीं पे 4 पे 4 का खर्चा तो है नहीं कहीं पे, इट मीन कोई बैड डेट नहीं हुआ। अब आप बोलोगे सर अब एज्यूम करो कि बैड डेट है, एज्यूम करो बैड डेट है, कैसे? ये देखो, मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ पे बोला बैड डेट, बैड डेट मैंने यहाँ पे 3 लिखा, मैंने यहाँ पे 3 बैड डेट 3 लिखा। आपको पता है मैंने ऊपर एक चीज लिखी थी, बैड डेट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। बैड डेट इज अ नॉन कैश नॉन एक्सपेंस। कैश एक्सपेंस। एक्सपेंस। तो मैंने ऊपर क्या लिखा था कि नॉन कैश एक्सपेंसेस को जो है आपको बेटा ऐड करना होगा। क्या करना है? ऐड करना है। तो मेरा एक तो अगर मैं अपना पुराना क्वेश्चन नहीं रखता, मेरी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगी। सपोज इससे पहले कुछ था यहाँ पे जनरल एक्सपेंस था, यहाँ पे जनरल एक्सपेंस था ना 3, और फिर अगर मेरा बैड डेट होता, तो बैड डेट कितना होता मेरा? बैड डेट मेरा 3 होता सपोज, मेरा नेट प्रॉफिट कितना आता फिर? 17 ही आता, 17 ही आता ना। यस सर। बैड डेट मेरा 17 ही आता, सॉरी मेरा नेट प्रॉफिट 17। अगर मेरे बैड डेट 3 होते, अब आपको क्वेश्चन को करना है, बैड डेट अगर 3 होते, नेट प्रॉफिट 17 होता, तो मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा था, अगर 17 है, इसमें से जो नॉन कैश एक्सपेंस है वो ऐड करना पड़ेगा। तो वहीं मैं क्या करता, वहीं मैं इस 3 को ऐड करता, बिकॉज इस 3 से भी मेरा कैश तो गया नहीं होगा, क्योंकि बैड डेट से जो मेरा खर्चा गया, इससे कैश थोड़ी कम गया होगा, तो कैश तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ज्यादा ही आया होगा। फिर मैं बोलता कि मेरा जो बैड डेट है, इस 3 को मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ, मेरा यहाँ पे 17 जो होता, ये मेरा 17 होता यहाँ पे, प्लस में 3 करता नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश में मेरा 5 प्लस 3, नॉन कैश में मेरा 8 होता। यहाँ पे जब कर लेते तो पिक्चर एग्जैक्टली वहां पे उतनी ही आती कि बैड डेट अगर गया था मेरा, उससे मेरा प्रॉफिट कम हो गया, बट उससे मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये ऑपरेशन कैश फ्लो से ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं आया, बिकॉज कैश उतना ही आया होगा। वो बैड डेट हो गया या नहीं हो गया, उससे कैश थोड़ी कम या ज्यादा होगा। समझ आई मेरी बात? अगर मेरा डेटर ने मुझे पैसा नहीं दिया और मैंने उसको राइट ऑफ कर दिया, उससे मेरा कैश में कोई इंप्लीकेशन नहीं आएगा। समझ आई मेरी बात कि नहीं आ रही समझ?
बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस साल की सेल को कैश मार रहा हूँ ना, कैश सेल मार रहा हूँ। मैं इस साल का सेल बोल रहा हूँ, उसने सारा पैसा दे दिया, तो इस साल मेरा कैश में कितना है वो तो पूरा आ गया। अब डेटर अगर नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेटर लेस किया है ना, वो ऐड कर लो वापस, बिकॉज वो तो कैश आपका गया ही नहीं है, वो कैश बिजनेस में ही था। नहीं आ रहे समझ। मेरा डेटर पिछले साल का 18 था, हम्म, अभी 14 हो गया है। हम्म, इस साल मैंने उसको सेल 100 किया था। मैं बोल रहा हूँ कि ये सेल मेरा सारा पूरा का पूरा क्या था। अब इस साल की बात करो, मैंने जो इस साल की सेल थी उस सबको मैंने कैश सेल माना। अब इस साल के लिए मुझे बताओ, क्या मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कितना कैश आया है? कोई फर्क पड़ेगा कि पिछले साल का डेटर मेरे को पैसा नहीं दिया 3? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो पिछले साल का उसने मुझे पैसा नहीं दिया ना। मैं इस साल का देख रहा हूँ मेरे पास कैश कितना है, मेरा प्रॉफिट की बात नहीं हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मुझे कैश कितना आया। सर वो सेल से 100 आया ना, पुराना डेटर जो है वो 1 रुपया दिया, तो 100 प्लस 1 हो जाए। बट उल्टी गेम हो रही थी, हम नीचे से आ रहे थे, तो 17 को पहले वो 3 ऐड करो जो बैड डेट का इसमें खर्चा हुआ है, बिकॉज दैट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। अब इस चीज को मैं कल दोबारा से समझा दूंगा तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। मैंने आपकी बुक से नहीं देखा अभी, आपकी बुक में बहुत सारी चीजें थी, उन चीजों को अगर मैं अभी डाल देता तो आपके लिए मुश्किल था बहुत समझना। तो मैंने क्या किया, एक एक एग्जाम्पल ले ली, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए, एक नॉन कैश एक्सपेंस के लिए, एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए, और फिर वर्किंग कैपिटल की एक एक ली है। कल मैं इसमें से 3-4 एग्जाम्पल दूंगा, इसकी 3-4 एग्जाम्पल, ताकि सब चीज आपको समझ आए, ठीक है। आज आपको कुछ नहीं करना है, कोई होमवर्क नहीं है, मैं वो वीडियो भेजूंगा, वो मन कर देगा देख लेना, नहीं मन करेगा तो जो मर्जी होगी वो कर लेना, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? हाँ, अच्छा, चलो ठीक है, बी रिलैक्स, ये मुश्किल टॉपिक है बट हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो समझ आ जाएगा। चलो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह